आज हम लोग बात करेंगे प्रेशर टेम्परेचर लॉ की, गैलुसॉक लॉ की। तो देखिए प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गैलुसॉक लॉ। टेम्परेचर लॉ, this law is known as Gay-Lussac law. According to this law, at constant volume, according to this law, at constant volume, pressure of given gas is directly proportional to absolute temperature of gas. Pressure of given gas, pressure of given gas is directly proportional to absolute temperature of gas. एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखिए क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा टेम्परेचर इन केल्विन, ऑफ गैस। यहां पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और गिवन गैस का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट होगा, मतलब मास ऑफ गैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट। देन pressure is directly proportional to temperature of gas in Kelvin. Temperature should be in Kelvin होना चाहिए, Kelvin में। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे, P is equal to KT, यहां से P upon T is equal to K। K क्या है, कांस्टेंट है, K है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर दुगना करने पर प्रेशर भी दुगना हो जाएगा, मतलब यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हर सिचुएशन में सेम रहेगा, बस दो कंडीशन होनी चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और मास कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या होगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो और दूसरा मास कांस्टेंट हो। यहां पर दो कंडीशंस होंगी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो और मास कांस्टेंट हो, मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, किसमें, P और T में ग्राफ खींचेंगे, तो P और T में ग्राफ क्या होगा, P और T का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप K। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन ओरिजिन से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे
क्योंकि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 हो गई तो वो गैस रहेगी ही नहीं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो रैंडमली मूव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर जो हम ले रहे हैं वो केल्विन में ले रहे हैं। स्टार्टिंग होगी आपकी, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू कुछ भी होगा P1 अपॉन T1, ये स्लोप होगा आपका K। ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर कोई गैस एक क्लोज वेसल में रखी है, ये क्लोज वेसल है, कैसा है, क्लोज वेसल है। क्लोज वेसल मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लोज वेसल। अगर कोई गैस क्लोज वेसल में रखी है तो इसका टेम्परेचर T है और प्रेशर P है। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 2T कर देंगे तो प्रेशर 2P हो जाएगा। मतलब जितने टाइम आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने टाइम प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल, a closed cylinder contains a gas at 5 atm pressure at 27 degree centigrade. Find pressure of gas at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहां पर क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस का मास भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसी सिलेंडर की बात हो रही है, मास भी कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हम लोग गैलुसॉफ लॉ लगा सकते हैं, बाय गैलुसॉफ लॉ। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में प्रेशर P1 कितना है, 5 atm और टेम्परेचर T1 कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में बदलेंगे, 273 ऐड कर देंगे 300 केल्विन। और दूसरी सिचुएशन में आपसे प्रेशर पूछा गया है, टेम्परेचर T2, किस टेम्परेचर पर प्रेशर पूछा गया है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 मतलब 400 केल्विन पर। तो यहां से आप जानते हैं क्या होगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 की वैल्यू कितनी है, 5 और T1 की वैल्यू 300। आपको P2 निकालना है और T2 की वैल्यू 400। यहां से आप P2 कैलकुलेट कर लेंगे। P2 कितना होगा, 4/3 इंटू 5, ये आ जाएगा 20/3, 6.67 atm। तो ये बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट लॉ हम लोग देख लेते हैं, आवागाड्रो लॉ। आवागाड्रो लॉ, देखिए आवागाड्रोस लॉ क्या कहता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain same number of molecules. At the same temperature and pressure
same temperature and pressure equal volume of all gases contain same number of molecules. मतलब अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो मोल्स भी सेम होंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब अगर गैस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, इसका प्रेशर P है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। इसी तरह से एक दूसरी गैस हमने ले ली हाइड्रोजन गैस, इसका भी प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, हाइड्रोजन गैस H2 गैस। तीसरी गैस हमने ले ली नाइट्रोजन गैस, इसे भी हमने P प्रेशर और T टेम्परेचर पर रखा है। तो यहां पर क्या होगा कि सेम वॉल्यूम में V लीटर ये है और V लीटर ये है, सबके वॉल्यूम सेम है, तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। एक्चुअल में ऐसा इसलिए है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिफाइंड होता है प्रेशर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर से डिफाइंड होता है प्रेशर। तो प्रेशर भी सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो यहां पर क्या होगा, जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ नाइट्रोजन, सभी के मोल सेम होंगे। मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n ऑफ O2 स्मॉल n ऑफ H2 इज इक्वल टू स्मॉल n ऑफ N2। मतलब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा मोल होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। V प्रोपोर्शनल टू मोल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होगा, तो यहां पर V अपॉन n इज इक्वल टू K कांस्टेंट। K है आपका कांस्टेंट। मतलब अगर हम ग्राफ खींचेंगे, किसमें ग्राफ खींचेंगे, हम यहां पर ग्राफ खींचेंगे वॉल्यूम और मोल में, तो हम देखेंगे कि भाई ये ओरिजिन से पास होगा, मतलब मोल 0 तो वॉल्यूम 0। ठीक है ना, और जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोल बढ़ेंगे, बस P एंड T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारा अवोगाद्रो लॉ है। सिंपल सी बात है, जितनी गैस होगी उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। अगर किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम 10 लीटर है तो 2 मोल का वॉल्यूम 20 लीटर होगा। ठीक है, ये हमारा अवोगाद्रो लॉ है। अब हम लोग देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो सारे लॉज को गवर्न करती है, मतलब एक सिंगल इक्वेशन में सारे लॉज होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन,
गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? इससे हम सारे गैसियस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन defines all gaseous law. Ideal gas equation defines all gaseous law, सारे गैसियस लॉ को डिफाइन कर दिया। तो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी कैसे? उन्हीं लॉस को हम मर्ज करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें देखिए बॉयल्स लॉ पता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ये बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ होता है V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। गैलुसॉक लॉ, गैलुसॉक लॉ, गैलुसॉक लॉ क्या होता है भाई? P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट K, कांस्टेंट। और आवागाड्रो लॉ, आवागाड्रो लॉ होगा V बाई N इक्वल टू कांस्टेंट। अब इन सारे लॉज को अगर हम मर्ज करेंगे, अगर इन सारे लॉज को मर्ज करेंगे तो हमें क्या होगा? एक इक्वेशन मिलेगी बाय एबव लॉज। अगर हम एबव ये सारे लॉस को मर्ज करेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में PV और ये भी है, ये P है, डिनोमिनेटर में NT इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर रहे, हम इन लॉस को मर्ज कर रहे हैं। जब मर्ज करते हैं तो वेरिएबल को एक ही बार लेंगे, ऐसा नहीं कि इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप P स्क्वायर V स्क्वायर और T स्क्वायर, ये नहीं। हम वेरिएबल को एक ही बार कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सारे लॉज हैं प्रोपोर्शनलिटी से बने हैं, ठीक है ना। तो इनको जब मर्ज करेंगे तो न्यूमरेटर में PV, यहां भी है ये वाला V, P है, सारे वेरिएबल को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। तो PV अपॉन NT, न्यूमरेटर में PV है, डिनोमिनेटर में ये T है और ये N है, तो इसमें सारे वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट R। इट इज नोन एज गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है, कहीं भी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहां पर इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी? आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये हो जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया nRT। यहां पर आपको सारे वेरिएबल पता है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मोल है, ये गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर इन केल्विन है। R की वैल्यूज, R की देखिए क्या वैल्यूज होंगी। MKS में R की वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये MKS यूनिट में होगी। CGS यूनिट में 8.31 into 10 to the power 7 अर्ग।
अर्ग्स पर मोल पर केल्विन। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। ये सीजीएस यूनिट में वैल्यू है, ये एमकेएस यूनिट में वैल्यू है। और एक और वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू हम तब यूज करेंगे जब हमारा प्रेशर एटीएम में होगा, वॉल्यूम लीटर में होगा। और एमकेएस में क्या होगा, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वैल्यू वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा। एमकेएस यूनिट तो आप जानते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट। तो यहां पर ये यूनिट हम तब यूज करेंगे जब प्रेशर हमारा एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में होगा और टेम्परेचर केल्विन में होगा। एक होती है 2 कैलोरी, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमारी 4 वैल्यूज है, इन चारों वैल्यूज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे हर लॉ को मर्ज करके बनी है, तो ये गैस से रिलेटेड सारे लॉज को गवर्न करेगी। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह से सारे लॉज को गवर्न करती है। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। PV is equal to nRT। यहां पर अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो और n कांस्टेंट हो, n कांस्टेंट होने का मतलब है मास कांस्टेंट है। n कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू n कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ हो गया, ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है ना। यहां पर हमारे पास 4 वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर। अगर हम 2 को कांस्टेंट कर देंगे तो रेस्ट 2 वेरिएबल्स में हमें रिलेशन मिल जाएगा। और हर लॉ में यही तो हुआ था। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट, मास मतलब मोल कांस्टेंट। ठीक है ना। चार्ल्स लॉ में हमने क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट किया था, चार्ल्स लॉ बन गया। गैलुसॉफ लॉ में क्या किया था, गैलुसॉफ लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, मास कांस्टेंट किया था। ठीक है ना। अवागाद्रो लॉ में क्या किया था, प्रेशर कांस्टेंट किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट किया था। तो देखिए ये जैसे बॉयल्स लॉ बन गया, इसी तरह से हम लोग दूसरे केस की बात करते सकते हैं। केस नंबर 2, अगर हमारा कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या, और मोल कांस्टेंट है, तो यहां पर PV इज इक्वल टू nRT। कांस्टेंट को हम लोग एक साइड ले लेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अपॉन T, कांस्टेंट सारे एक तरफ लेंगे, nR/T। ये पूरा क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा चार्ल्स लॉ, ये होगा चार्ल्स लॉ। सिमिलरली अब यहां पर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये चार्ल्स लॉ हो गया। केस नंबर 3, अगर हम थर्ड केस की बात करेंगे तो थर्ड केस में हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर सकते हैं और मोल कांस्टेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ ले लो, P अपॉन T इज इक्वल टू nR अपॉन V, होल इज कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया गैलुसॉफ लॉ। ये गैलुसॉफ लॉ हो गया। यहां पर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अब देखिए, अब केस नंबर 4, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, V अपॉन N इज इक्वल टू R अपॉन P, ये पूरा कांस्टेंट। ये हो गया आवागाद्रो लॉ। ये है आवागाद्रो लॉ। यहां पर V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। सारे लॉज बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने ही लॉज बनेंगे, और भी आप कांस्टेंट करके कुछ नया लॉ बना सकते हैं। जैसे देखिए केस नंबर 5, केस नंबर 5 में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट कर दीजिए। आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर P अपॉन N इज इक्वल टू RT अपॉन V, ये पूरा कांस्टेंट है। ये एक नया लॉ बन गया, ठीक है ना। P1 अपॉन N1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2, ये नया लॉ बन गया। और इस लॉ को तो कोई नाम ही नहीं है, आप अपना नाम दे सकते हैं। तो यहां पर वैसे बहुत सारे लॉज बन जाएंगे, किसी दो को कांस्टेंट कर दो। मान लीजिए हम कांस्टेंट कर देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को, तो NT इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। केस नंबर 5, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां पर हो जाएगा NT इज इक्वल टू PV बाई R, ये पूरा कांस्टेंट। ये एक नया लॉ हो गया। ये हो जाएगा N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2, ये एक नया लॉ हो गया। तो यहां पर इस इक्वेशन में सारे केसेस लॉ गवर्न हो रहे हैं, जो हमें नोन लॉज है वो भी, और कुछ ऐसे भी लॉज बन जाएंगे जिनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चंस आपको इन्हीं 4 लॉ से मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपको किसी लॉ को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन खुद ही लॉ बना देगी। आप PV इज इक्वल टू nRT यूज करिए, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करिए और लॉ बना लीजिए, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए एक बीकर है, ओपन है, ये ओपन बीकर है, ओपन। इसमें T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर मोल ऑफ गैस सपोज 10 है। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस at 127
डिग्री सेंटीग्रेड इन वेसल, इन ओपन वेसल, ओपन है ना इसलिए ओपन वेसल। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट, pressure is constant, is constant। देखिए ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है क्योंकि ओपन वेसल है। तो हम लोग यहां से अपना लॉ बना लेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर कांस्टेंट है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां से NT इज इक्वल टू PV बाई R, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो हमारा लॉ क्या हो जाएगा, हमारा लॉ हो जाएगा N1T1 इज इक्वल टू N2T2। अभी देखिए N1 की वैल्यू कितनी है 10 मोल, T1 की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 300 केल्विन। आपको निकालना है N2, किस टेम्परेचर पर निकालना है, T2 इज इक्वल टू 127 प्लस 273 400 केल्विन पर। अप्लाई कर देंगे, N1 रखेंगे 10, T1 है 300 केल्विन, N2 कितना है निकालना है, T2 है 400 केल्विन। आप देखेंगे कि N2 की वैल्यू 30/4 मतलब कितना आएगा 7.5 मोल, मतलब 400 केल्विन पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 400 केल्विन पर इसके मोल्स कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके कोई भी लॉ बना के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में कांस्टेंट्स आपको दिए रहेंगे कि कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, a cooking gas cylinder contains gas at 20 atm pressure। If volume of cylinder is 10 liter, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर is 27 degree centigrade। Due to fire, temperature increases। Maximum pressure
pressure of cylinder is 50 atm. Find temperature at which cylinder burst. देखिए यहां पर 20 एटीएम इनिशियल प्रेशर है और इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये कहा है कि 50 एटीएम पर हमारा सिलेंडर बर्स्ट का मैक्सिमम जो प्रेशर है सिलेंडर का वो 50 एटीएम हो सकता है। तो आपको बताना किस टेम्परेचर पर। यहां पर जो कांस्टेंट है वो आप कैसे पता लगाएंगे? अरे भाई क्लोज सिलेंडर है, कुकिंग एंड सिलेंडर है, क्लोज होगा तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ऐसा थोड़ा ना कि वॉल्यूम 10 लीटर दिया है तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा। सिलेंडर तो बंद होगा, अगर सिलेंडर से गैस निकलेगी तो आग नहीं लग जाएगी, तो सिलेंडर तो बंद होगा। लेकिन आग लगने की वजह से चूंकि सिलेंडर आपके किचन में रखा था तो वहां आग लग गई तो सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगेगा तो गैस का भी प्रेशर चेंज होगा। अब मैक्सिमम प्रेशर जो सिलेंडर बियर कर सकता है वो 50 एटीएम है, तो आपको बताना किस टेम्परेचर पर सिलेंडर बर्स्ट कर जाएगा। तो यहां पर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका और मोल कांस्टेंट है। तो आप गैस इक्वेशन से लॉ बना लेंगे PV = nRT। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट मोल कांस्टेंट है तो क्या होगा P/T = nR/V, ये कांस्टेंट होगा। मोल कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। P1/T1 = P2/T2। यहां पर P1 कितना दिया है? P1 = दिया है 20 एटीएम और टेम्परेचर T1 कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड 273 300 केल्विन। और P2 आपको दिया है 50 एटीएम। आपसे पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर होगा जब प्रेशर 50 एटीएम हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए 20/300 = 50/T2। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 150 T2 = 750 केल्विन। 750 केल्विन पर ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा? 750 - 273 कितना आ जाएगा भाई? 4 कितना होगा? 7 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरह से हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके लॉ बना लिया। लेकिन हमें पता है ये लॉ क्या है? प्रेशर टेम्परेचर लॉ, गैलिसॉक लॉ है। लॉ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, हमने कहीं नाम नहीं लिया, हमने तो बस आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट को एक तरफ कलेक्ट किया और उससे लॉ बना लिया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई, आज इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग आगे जो गैसेस लॉज है जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।